कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अभी वास्तु संबंधी विमर्श आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। इसमें छोटे छोटे सूत्र हैं। यह सूत्र बहुत ही अनुकरणीय है। इस सूत्रों को जानना भवन बनाने से पूर्व अत्यंत ही आवश्यक है। अभी हम आपको भूमि के लक्षण के अंतर्गत रंग के अनुसार भूमि, रंग के अनुसार, वर्ण के अनुसार, उसी को जाति से भी बोध वास्तुशास्त्र में किया गया है। वह इसके बाद उर्वरा शक्ति के अनुसार भूमि का लक्षण बताए। अब हम आपको भूमि के आकार संबंधी लक्षण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भूमि का आकार कैसा हो भवन बनाने के लिए। भूमि वर्गाकार भूमि, इसका लंबाई चौड़ाई बराबर हो, चारों कोण बराबर हो, आगे पीछे का भाग बराबर हो, वो वर्गाकार भूमि होती है। आयताकार भूमि, आमने सामने की भुजा बराबर हो, पूर्व पश्चिम की, उत्तर दक्षिण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हो, आयताकार भूमि। चतुर्भुजाकार भूमि, चारों भुजा बराबर हो, आमने सामने की। यह भूमि भवन बनाने के लिए इसका आकार सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा षटकोणाकार भूमि, गोमुखाकार भूमि। गौमुखी भूमि क्या होता है? आगे के भाग पतला हो, पीछे का भाग चौड़ा हो, इसे गोमुखी भूमि कहते हैं। इसमें भी वास किया जा सकता है। व्याघ्रमुखी भूमि, आगे चौड़ी, पीछे की भूमि सकरी होती है। यह वास करने योग्य नहीं होती है। शूर्पाकार भूमि, त्रिभुजाकार भूमि, काकमुखी भूमि, नागपृष्ठी भूमि, कोई कोना निकला हुआ भूमि का, किसी कोने में बढ़ी हुई भूमि, आदि। वृत्ताकार भूमि, पश्चिमाभिमुखी भूमि, पूर्वाभिमुखी भूमि, उत्तर और दक्षिणाभिमुख भूमि, दो दिशाओं के निकास वाली भूमि, एक दिशा के निकास की भूमि, तीन दिशा निकास की भूमि, चारों दिशाओं के निकास की भूमि, ये सब छतरीनुमा भूमि, सूप के आकार की भूमि, रथ के आकार की भूमि, अष्टकोणाकार भूमि, कई प्रकार की भूमि होता है। इस प्रकार के आकार प्रकार से भूमि को चयन करना चाहिए। इसके लिए किसी अच्छे सुयोग्य वास्तुशास्त्री से भूमि को दिखाकर ही उसमें भवन बनाने का निर्णय करना चाहिए। अन्यथा इतने प्रकार बताए गए हैं भूमि के,
आकार जो सामान्य आकार है, वर्गाकार भूमि, आयताकार भूमि, चतुर्भुजाकार भूमि, यह तो श्रेष्ठ है, परंतु सभी को इस प्रकार की भूमि प्राप्त होना बहुत ही कठिन होता है। अतः जो भूमि आपके पास है, उस भूमि में कितने शुभ लक्षण हैं, कितने अशुभ लक्षण हैं, इस लक्षणों का विचार किसी वास्तुशास्त्री से इसको दिखा करके निर्णय कर लेना चाहिए कि यह भूमि हमारे वास योग्य है या नहीं। अथवा किसी वास्तुशास्त्री के पास भूमि का नक्शा लेकर के, सही सही नाप का नक्शा लेकर के जाना चाहिए और उस चित्र का अवलोकन कराकर निर्णय कर लेना चाहिए कि इस भूमि में मकान बनाने लायक है कि नहीं। यदि बनावें तो किधर छोड़ करके, किधर छांट करके, कितना ग्रहण करके भूमि पर मकान बनावें तो वह मकान आपके लिए कल्याणकारक होगा। ये सब भूमि चयन के लक्षण है। भूमि चयन का यह प्रकार है, इस प्रकार से भूमि का चयन करना चाहिए। भूमि का चयन करने के बाद ही यह हमको निर्णय करना है कि भवन का निर्माण किस व्यक्ति के नाम से हो। जो भूमि के पास हम भवन निर्माण कराने जा रहे हैं, उस भूमि का पिंड सही होना चाहिए। पिंड में आय, बार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, आयु और योग, ये सब सही आना चाहिए। द्रव्य से अधिक ऋण नहीं होना चाहिए, आयु सही होना चाहिए, आय शुभ आय होना चाहिए, तब तो वह मकान, उसमें बनाया हुआ वास्तु आपके लिए उपयुक्त होगा। क्योंकि जिस तरह से गणना का मेलापक विवाह में लड़का लड़की का करते हैं, उसी तरह से वास्तु का निर्माण करते समय मेलापक होता है। उसके लिए पिंड साधन की आवश्यकता होती है। पिंड साधन भूमि की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार होता है। पिंड साधन का प्रकार हम आपको कल बताएंगे। जिसको जिसको इच्छा होगी वह कलम कागज़ लेकर बैठेंगे, वह लिख भी सकते हैं, अथवा आप धीरे धीरे सुनेंगे तो इसमें प्रस्तुत भी हो जाएगा कि पिंड साधन कैसे करते हैं। क्योंकि पिंड साधन से ही भूमि का नक्षत्र मालूम होता है। भूमि का नक्षत्र और गृह स्वामी का नक्षत्र से उस मकान में मेल है कि नहीं तो पता चलता है कि मकान बनाने वाला मकान बनाया, उस मकान में गृह प्रवेश ही नहीं कर पाया, रह ही नहीं पाया, और मकान बिक गया या मकान मालिक की मृत्यु हो गई। उसे में लाभ उसका सही नहीं है। आप उसमें वास करते हैं, आपके लिए वह बहुत ख़राब हो जाता है। यदि कोई दूसरा उसी मकान को ले लेता है, वह उसमें वह रंग से राजा बन जाता है, क्योंकि वो पिंड का जो नक्षत्र है वह दूसरे व्यक्ति के नाम के नक्षत्र से मेल हो जाता है, तो उसके लिए वह अच्छा हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम भूमि चयन के बाद में पिंड साधन अत्यंत ही आवश्यक है। और पिंड साधन का प्रकार मैं अवश्य कल इसी पर विचार डालूँगा, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि पिंड साधन कैसे करते हैं। बिल्कुल सामान्य रूप से पिंड साधन के भी बहुत प्रकार है, बहुत नियम है, परंतु बिल्कुल सरल ढंग से, सरल प्रकार से मैं पिंड साधन की विधि को बताऊंगा। और वह पिंड साधन की विधि आप समझें और समझ करके अपने भवन का निर्माण करते समय पिंड साधन की विधि को अपनावें, अपने भी अपनावें, दूसरों को भी अपनाने के लिए कहें, जिससे उसका वास्तु अशुद्ध न हो।
क्योंकि वास्तु जब अशुद्ध हो जाता है तो नए वास्तु रहने पर तो कुछ समय तक उसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु कुछ कालांतर के बाद में और वास्तु प्रभावित हो जाता है और मनुष्य बहुत प्रभावी हो जाता है, बहुत दुखी होकर के इधर उधर दौड़ने लगता है कि हमारे मकान में भूत हो गया, दूत हो गया, क्या हो गया, ऐसा विचार करते हैं। अतः पिंड साधन सर्वप्रथम भूमि जीवित है या मृत है इसका निर्णय कर लेना चाहिए। इसके बाद भूमि का शक्ति परीक्षण करना चाहिए। भूमि की शक्ति परीक्षण के बाद में भूमि का आकार प्रकार को ध्यान देकर फिर पिंड बनाने का काम करना चाहिए। यह सब कार्य बड़े ही सरल ढंग से मैं आपको बताऊंगा और आप लोग इस सबका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बताएं और कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सरल विधि को अपना करके अपने भवन को शुद्ध करें, शुद्ध बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब करें।